ये शनिवार की सुबह थी, लेकिन उस सुबह में एक अजीब सी नीरवता थी। आकाश बादलों से ढका हुआ था, जैसे सूरज भी पूरी तरह निकलने से पहले कुछ सोच रहा हो। शहर के पुराने इलाके में, जहां संकरी गलियां और पुरानी हवेलियां अब भी समय की कहानी कहती थीं, वहीं एक बड़ा सा पुश्तैनी मकान खड़ा था। उस मकान के आंगन में पीपल का एक वृक्ष था, जिसकी जड़ में छोटा सा लोहे का दीपक रखा था। हर शनिवार वहां सरसों का तेल जलता था। उस घर का मालिक था विक्रम प्रताप सिंह, लगभग 55 वर्ष का, प्रभावशाली व्यक्तित्व, शहर का बड़ा बिल्डर। लोग उसे सामने से विक्रम जी कहते थे, लेकिन पीठ पीछे उसके नाम के साथ अहंकारी शब्द जोड़ना नहीं भूलते थे। उसके पास धन था, सत्ता से संबंध थे, और सबसे बड़ी बात, उसे अपने प्रभाव पर पूर्ण विश्वास था। उसकी पत्नी मालिनी धार्मिक स्वभाव की थी। हर शनिवार वो पीपल के नीचे दीपक जलाती और मन ही मन प्रार्थना करती, हे न्याय के देव, हमारे घर में संतुलन बनाए रखना। लेकिन विक्रम को ये सब व्यर्थ लगता था। उस सुबह भी उसने नाश्ते की मेज पर बैठते हुए हल्की हंसी में कहा, मालिनी, ये ग्रह नक्षत्र कुछ नहीं होते, इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। मालिनी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, किस्मत हम लिखते हैं, लेकिन कर्मों की स्याही ऊपर से आती है। विक्रम मुस्कुरा दिया, लेकिन उसकी मुस्कान में विश्वास से ज्यादा चुनौती थी। उसी दिन उसकी कंपनी एक बड़ी सरकारी जमीन के टेंडर के लिए फाइल जमा करने वाली थी। वो जमीन शहर के बीचों बीच थी और उस पर बनने वाला कॉम्प्लेक्स उसे करोड़ों दिला सकता था। पर एक समस्या थी, उस जमीन पर एक पुराना अनाथालय बना हुआ था। सरकारी नियमों के अनुसार उस अनाथालय को हटाए बिना निर्माण असंभव था। लेकिन नियम और विक्रम प्रताप सिंह दोनों साथ में ज्यादा देर नहीं चलते थे। उसने अपने मैनेजर सचिन को बुलाया और कहा, कागज ऐसे तैयार करो कि अनाथालय अवैध दिखे, बाकी मैं संभाल लूंगा। सचिन कुछ पल चुप रहा। वो वर्षों से कंपनी में था और जानता था कि विक्रम का विरोध करना आसान नहीं। फिर भी उसने धीमे स्वर में कहा, सर, वहाँ 50 बच्चे रहते हैं। विक्रम ने उसकी बात बीच में काट दी। बिजनेस में भावनाएं नहीं होती सचिन, केवल अवसर होते हैं। उसके शब्द सख्त थे और उनमें वही पुराना विश्वास झलक रहा था कि शक्ति ही सत्य है। दोपहर तक फाइल जमा हो गई। शाम को खबर आई कि प्रारंभिक स्वीकृति मिल गई है। घर में जश्न जैसा माहौल था। मालिनी ने फिर दीपक जलाया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में हल्की चिंता थी। रात को जब सब सो चुके थे, विक्रम अपने स्टडी रूम में अकेला बैठा था। बाहर अचानक तेज हवा चली, खिड़की के शीशे हल्के से हिले। उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसी क्षण उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे कोई मौन दृष्टि उसे देख रही हो। वो उठकर खिड़की के पास गया। बाहर सड़क सुनसान थी, केवल पीपल के पत्ते हिल रहे थे। उसे लगा शायद ये उसका भ्रम है, लेकिन उसी समय उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ केवल एक वाक्य सुनाई दिया, संतुलन बिगड़ता है तो छाया गहराती है। लाइन कट गई। विक्रम कुछ क्षण तक फोन को देखता रहा। फिर उसने खुद को समझाया, कोई मजाक होगा। लेकिन उस रात उसे नींद देर से आई और शनिवार की वो छाया अब धीरे धीरे उसके जीवन में प्रवेश कर चुकी थी। अगली सुबह रविवार थी, लेकिन विक्रम के लिए वो साधारण सुबह नहीं थी। रात भर उसे बेचैनी होती रही। उसने कई बार करवट बदली, लेकिन हर बार वही वाक्य उसके कानों में गूंजता रहा, संतुलन बिगड़ता है तो छाया गहराती है। सुबह नाश्ते की मेज पर वो सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था। मालिनी ने ध्यान दिया कि आज वो अनयूजुअली चुप है। सब ठीक है? उसने पूछा। हाँ, बस काम का तनाव है, विक्रम ने छोटा सा जवाब दिया। लेकिन भीतर कहीं एक हल्की खरोंच पड़ चुकी थी। उसी दिन दोपहर को कंपनी के ऑफिस में मीटिंग रखी गई। नए प्रोजेक्ट की रणनीति तय होनी थी। बड़े बड़े निवेशक वीडियो कॉल पर जुड़े हुए थे। प्रेजेंटेशन शुरू हुआ। स्क्रीन पर उस जमीन का 3D मॉडल चमक रहा था। ऊंची इमारतें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पार्किंग प्लाजा। एक निवेशक ने अचानक पूछा, सुना है उस जमीन पर अभी कोई संस्था चल रही है? विक्रम ने बिना झिझक कहा, छोटा सा अवैध ढांचा है, कागजी प्रक्रिया पूरी होते ही हट जाएगा। उसने ये बात इतनी सहजता से कही जैसे वहां बच्चों की हंसी नहीं, केवल ईंट पत्थर हो। मीटिंग खत्म हुई, सब खुश थे, सौदा लगभग पक्का था। लेकिन उसी शाम शहर के एक लोकल न्यूज पोर्टल पर छोटी सी खबर छपी, पुराने अनाथालय को हटाने की तैयारी।
खबर बहुत बड़ी नहीं थी, पर सोशल मीडिया पर धीरे धीरे शेयर होने लगी। कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कुछ ने समर्थन किया। मामला अभी शांत था, लेकिन हवा बदलने लगी थी। इधर अनाथालय में रहने वाली अधेड़ उम्र की संचालिका सिस्टर अंजलि को नोटिस मिल चुका था। वो वर्षों से उन बच्चों को संभाल रही थी। उन्होंने जब विक्रम को मिलने के लिए कॉल किया तो पहले तो अपॉइंटमेंट टाल दिया गया। आखिरकार एक दिन वो खुद ऑफिस पहुंच गईं। रिसेप्शन पर उन्हें इंतजार कराया गया। लगभग 1 घंटे बाद विक्रम ने उन्हें बुलाया। सिस्टर अंजलि ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, ये जमीन हमारे नाम पर सही नहीं, लेकिन यहाँ रहने वाले बच्चे कहीं और नहीं जा सकते। हमें थोड़ा समय दीजिए। विक्रम ने कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा, मैं भावनाओं पर बिजनेस नहीं चलाता सिस्टर, आपको सरकारी नियम पता है। सरकारी नियम इंसानों के लिए होते हैं, इंसान नियमों के लिए नहीं। कुछ क्षण के लिए कमरे में मौन छा गया। विक्रम ने फाइल बंद की और स्पष्ट शब्दों में कहा, 1 महीने का समय है, उसके बाद जगह खाली होनी चाहिए। सिस्टर अंजलि उठी। जाते जाते उन्होंने बस इतना कहा, कभी कभी देर से मिलने वाला न्याय बहुत भारी पड़ता है। विक्रम ने इसे भी एक भावुक चेतावनी समझकर अनसुना कर दिया। लेकिन उसी रात पहली अजीब घटना हुई। कंपनी के सर्वर अचानक क्रैश हो गए। महत्वपूर्ण डेटा करप्ट हो गया। टेक्निकल टीम पूरी रात लगी रही, पर समस्या समझ नहीं आई। अगले दिन बैंक ने एक पुराने लोन की अतिरिक्त ऑडिट की सूचना भेज दी। निवेशकों में हल्की बेचैनी फैलने लगी। विक्रम ने इसे महज संयोग माना। बड़े प्रोजेक्ट में ऐसी दिक्कतें आती हैं, उसने टीम से कहा। लेकिन संयोगों की संख्या बढ़ने लगी। एक ट्रक जो निर्माण सामग्री लेकर जा रहा था, रास्ते में पलट गया। कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन खबर बन गई। सोशल मीडिया पर वही पुरानी खबर फिर उभर आई, पुराना अनाथालय हटेगा। मालिनी ने उस शाम फिर पीपल के नीचे दीपक जलाया। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे शनिदेव, अगर हमसे भूल हो रही है तो संकेत दीजिए। उसी समय विक्रम बाहर आया। हवा अचानक तेज हो गई। दीपक की लौ कुछ क्षण के लिए डगमगाई, लेकिन बुझी नहीं। मालिनी ने धीरे से कहा, देखिए, लौ डगमगाई पर बुझी नहीं, शायद अभी भी समय है। विक्रम ने हल्की झुंझलाहट में जवाब दिया, ये सिर्फ हवा है मालिनी, इसे संकेत मत बनाइए। लेकिन भीतर कहीं एक बेचैनी अब स्थायी होने लगी थी। रात को जब वो अपने कमरे में अकेला बैठा था, उसे फिर वही अजीब अनुभूति हुई, जैसे कोई मौन दृष्टि पास हो। उसने खिड़की से बाहर देखा। सड़क के किनारे, दूर, पीपल के पेड़ के पास उसे क्षण भर के लिए एक काले वस्त्रधारी आकृति दिखाई दी। वो आंखें मसलकर फिर देखने लगा। कुछ भी नहीं था। शायद थकान है, उसने खुद से कहा। लेकिन थकान शरीर की नहीं थी, वो कर्मों की छाया थी, जो अब धीरे धीरे गहराने लगी थी। अगले कुछ दिनों में घटनाएं रुकने के बजाय तेज होने लगी। विक्रम प्रताप सिंह ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे। प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक दबाव, आर्थिक जोखिम, ये सब उसके लिए नए नहीं थे। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार समस्या बाहर से कम और भीतर से ज्यादा उठ रही थी। सोमवार को बैंक की ऑडिट टीम ऑफिस पहुंची। फाइलें निकाली गईं। कुछ पुराने कागजात पर सवाल उठे। जिन दस्तावेजों को विक्रम ने वर्षों पहले मामूली समझकर साइन कर दिया था, वही अब जांच के घेरे में थे। मंगलवार को निवेशकों में से एक ने अपना निवेश अस्थायी रूप से रोक दिया। कारण, प्रोजेक्ट पर सोशल प्रेशर। बुधवार को शहर के कुछ सामाजिक संगठनों ने अनाथालय के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया। और गुरुवार को सबसे बड़ा झटका लगा। विक्रम का इकलौता बेटा आदित्य, जो विदेश से पढ़कर हाल ही में लौटा था, देर रात बाइक से घर लौटते समय फिसल गया। चोट गंभीर नहीं थी, लेकिन सिर पर हल्की चोट लगी और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। मालिनी का चेहरा उस रात पीला पड़ गया था। वो अस्पताल के कॉरिडोर में बैठी लगातार जप कर रही थी। विक्रम बाहर खड़ा था, हाथ जेब में, लेकिन आंखें स्थिर नहीं थीं। उसे पहली बार लगा, क्या ये सब सिर्फ संयोग है? आदित्य होश में आया तो सबसे पहले बोला, डैड, सब ठीक है ना? विक्रम ने सिर हिलाया, लेकिन उसके भीतर कुछ हिल चुका था। उस रात वो अस्पताल की खिड़की से बाहर देख रहा था।
दूर सड़क के उस पार स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में उसे फिर वही काली आकृति दिखी। इस बार भ्रम कम था। आकृति स्थिर खड़ी थी, जैसे प्रतीक्षा कर रही हो। विक्रम ने तेज कदमों से बाहर जाकर सड़क पार की। वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर सरसों के तेल की हल्की बूंदें गिरी हुई थीं, जैसे किसी दीपक से टपकी हो। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। अगले दिन वो पहली बार बिना बताए अनाथालय गया। पुरानी इमारत थी, दीवारों पर बच्चों की पेंटिंग्स बनी थीं। आंगन में कुछ बच्चे खेल रहे थे, फटे पुराने कपड़े, लेकिन चेहरे पर सच्ची हंसी। सिस्टर अंजलि उसे देखकर चौंकी। आप यहाँ? विक्रम ने चारों तरफ देखा। एक छोटा बच्चा उसके पास आया और मासूमियत से बोला, अंकल, क्या आप हमें नया घर दिलाने आए हो? ये सवाल साधारण था, लेकिन उसमें भय नहीं, विश्वास था। विक्रम कुछ क्षण चुप रहा। उसने देखा, एक कोने में लोहे का छोटा सा दीपक रखा था, जिसमें सरसों का तेल जल रहा था, ठीक वैसा ही जैसा उसके घर के पीपल के नीचे जलता था। सिस्टर अंजलि ने धीमे स्वर में कहा, हम हर शनिवार यहाँ दीपक जलाते हैं। बच्चों को सिखाते हैं कि न्याय देर से आए, पर आता जरूर है। विक्रम ने उस दीपक की लौ को कुछ देर तक देखा। उसे अचानक अपनी माँ की आवाज याद आई, कर्मों की स्याही ऊपर से आती है। वो लौट आया, लेकिन इस बार वो वही आदमी नहीं था जो आया था। उसी शाम उसे खबर मिली कि मीडिया ने उसके प्रोजेक्ट पर बड़ी स्टोरी तैयार की है। हेडलाइन थी, क्या विकास के नाम पर बच्चों का घर उजड़ेगा? उसका फोन लगातार बज रहा था। सलाहकार कह रहे थे, सर, अभी पीछे हटना कमजोरी होगी। अगर आप झुकेंगे तो इमेज खराब होगी। लेकिन पहली बार उसे इमेज से ज्यादा कुछ और दिख रहा था। वो दीपक की लौ, जो डगमगाई थी लेकिन बुझी नहीं। शनिवार आने में अब 2 दिन बचे थे, और उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई निर्णय उसी दिन उसका इंतजार कर रहा है। उस रात उसने स्टडी रूम की खिड़की खोली। बाहर पीपल के पत्ते फिर हिल रहे थे। हवा में वही गंभीरता थी, और इस बार स्पष्ट आवाज आई, अभी भी समय है, संतुलन स्वयं स्थापित करो। वो मुड़ा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन इस बार उसे भ्रम नहीं लगा। उसने धीरे से कुर्सी पर बैठते हुए आंखें बंद कर ली। पहली बार विक्रम प्रताप सिंह ने अपने निर्णय पर संदेह किया, और यहीं से कहानी मोड़ ले चुकी थी। शनिवार की सुबह असामान्य रूप से शांत थी। आसमान बादलों से ढका था, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। हवा स्थिर थी, जैसे प्रकृति भी प्रतीक्षा कर रही हो। विक्रम बहुत जल्दी उठ गया। रात भर उसे नींद नहीं आई थी। उसने आईने में खुद को देखा। आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे। ये थकान काम की नहीं, ये भीतर की खींचतान की थी। नीचे आंगन में मालिनी पहले से दीपक जला चुकी थी। सरसों के तेल की लौ स्थिर थी। मालिनी ने उसे देखते ही कहा, आज निर्णय ले लीजिए। कौन सा निर्णय? विक्रम ने पूछा, लेकिन वो जानता था, जो आपको भीतर से सही लगता है। वो कुछ नहीं बोला। उधर शहर में हलचल शुरू हो चुकी थी। मीडिया की गाड़ियां अनाथालय के बाहर खड़ी थीं। सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड कर रहा था। कुछ लोग समर्थन में थे, कुछ विरोध में। लेकिन अब मामला सिर्फ एक जमीन का नहीं रहा था। ये छवि, नैतिकता और शक्ति का प्रश्न बन चुका था। कंपनी के बोर्ड में आपातकालीन बैठक बुलाई गई। सलाहकारों ने स्पष्ट कहा, अगर आप अभी पीछे हटे तो आर्थिक नुकसान भारी होगा। ये भावनात्मक दबाव है सर, बिजनेस में ऐसे फैसले नहीं लिए जाते। विक्रम चुप बैठा रहा। उसके सामने 2 फाइलें थीं। एक में प्रोजेक्ट का अंतिम अनुमोदन, दूसरे में वैकल्पिक योजना, जिसमें अनाथालय को संरक्षित रखते हुए प्रोजेक्ट का आकार छोटा किया जा सकता था। कम लाभ, लेकिन नैतिक रूप से सुरक्षित। कमरे में सन्नाटा था। तभी उसके फोन पर अस्पताल से कॉल आया। आदित्य की रिपोर्ट में मामूली लेकिन चिंताजनक जटिलता दिखाई दी थी। डॉक्टर ने कहा, घबराने की बात नहीं है, पर हमें निगरानी बढ़ानी होगी। उसके हाथ में पकड़ी पेन हल्के से कांपी।
उस क्षण उसे लगा जैसे जीवन उसे संकेत दे रहा हो। बैठक स्थगित हुई। विक्रम सीधे अस्पताल पहुंचा। आदित्य बिस्तर पर लेटा था, लेकिन मुस्कुरा रहा था। डैड, आप परेशान लग रहे हैं। विक्रम ने पहली बार उसके सिर पर हाथ रखा। सब ठीक हो जाएगा, आदित्य ने धीरे से कहा। डैड, कॉलेज में हमने सीखा था, असली लीडर वही है जो सही के लिए खड़ा हो, भले नुकसान हो। विक्रम चुप रह गया। उसके बेटे के शब्द उसके भीतर कहीं गहराई तक उतर गए। शाम होने लगी। शनिवार की संध्या। विक्रम कार से सीधे पुराने शनि मंदिर पहुंचा। वही मंदिर जहां बचपन में वो मां के साथ जाता था। मंदिर छोटा था, लेकिन वहां की शांति भारी थी। अंदर केवल एक दीपक जल रहा था। वो कुछ क्षण खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। पहली बार उसने सचेत होकर सरसों का तेल उठाया और दीपक में डाला। अगर मैं गलत हूं तो दंड स्वीकार है, लेकिन मुझे स्पष्टता दो। तभी मंदिर के कोने में खड़े एक काले वस्त्रधारी वृद्ध उसकी ओर बढ़े। उनकी आंखें गहरी थीं, चेहरा शांत, स्वर स्थिर। दंड से पहले अवसर दिया जाता है। विक्रम ने उन्हें ध्यान से देखा। क्या मेरे पास अभी भी अवसर है? वृद्ध बोले। संतुलन बाहर से नहीं, भीतर से स्थापित होता है। और अगर मैं संतुलन स्थापित कर दूं, तो छाया हट जाती है। मंदिर के बाहर अचानक तेज हवा चली। घंटी अपने आप बज उठी। विक्रम ने एक पल के लिए आंखें बंद की। जब उसने आंखें खोली, वृद्ध वहां नहीं थे, लेकिन दीपक की लौ पहले से अधिक उजली थी। उसी रात उसने बोर्ड को इमरजेंसी कॉल किया। प्रोजेक्ट की संरचना बदल रही है, उसने स्पष्ट कहा। अनाथालय नहीं हटेगा, हम योजना संशोधित करेंगे। कमरे में सन्नाटा। सर, इससे लाभ आधा हो जाएगा। लाभ आधा हो जाए, लेकिन मैं पूरा रहूं। ये शब्द बोलते समय उसकी आवाज में पहली बार अहंकार नहीं, स्थिरता थी। निर्णय सार्वजनिक हुआ। कुछ निवेशक पीछे हटे, शेयर हल्का गिरा। मीडिया ने दो तरह की खबरें चलाईं। कुछ ने इसे दबाव में झुकना कहा, कुछ ने नैतिक साहस। लेकिन उस रात जब विक्रम घर लौटा, हवा हल्की थी। आंगन का दीपक स्थिर जल रहा था। मालिनी ने उसकी आंखों में देखा और बिना कुछ पूछे समझ गई। शनिवार समाप्त हो रहा था, लेकिन कहानी अभी नहीं, क्योंकि संतुलन स्थापित हुआ है, पर छाया पूरी तरह हटेगी, अंतिम सत्य के साथ। निर्णय के अगले कुछ दिन आसान नहीं थे। कंपनी के शेयर में उतार चढ़ाव जारी रहे। कुछ पुराने निवेशक सचमुच पीछे हट गए। बोर्ड के 2 सदस्य नाराज होकर इस्तीफा दे गए। मीडिया का शोर कुछ दिन तक और बढ़ा, लेकिन एक अजीब सी बात हुई। सोशल मीडिया पर जहां पहले विरोध था, अब समर्थन बढ़ने लगा। शहर के कई नागरिकों ने विक्रम के निर्णय की सराहना की। कुछ बड़े सामाजिक संगठनों ने उसके संशोधित प्रोजेक्ट में सहयोग की पेशकश की। शर्त ये कि अनाथालय को आधुनिक रूप में विकसित किया जाए। एक राष्ट्रीय बैंक, जो पहले दूरी बनाए हुए था, अब नए प्रस्ताव के साथ आगे आया। सस्टेनेबल और सोशल इम्पैक्ट मॉडल में हम निवेश करना चाहते हैं, उन्होंने कहा। विक्रम को पहली बार समझ आया, नुकसान हमेशा हार नहीं होता, कभी कभी वो दिशा बदलने का मूल्य होता है। उधर आदित्य की सेहत स्थिर होने लगी। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, अब चिंता की कोई बात नहीं। मालिनी की आंखों में राहत के आंसू आ गए। उस रात घर का आंगन फिर शांत था। पीपल के पत्ते हल्के हल्के हिल रहे थे। दीपक की लौ स्थिर थी, डगमगाए बिना। विक्रम बाहर खड़ा उसे देख रहा था। क्या सचमुच ये सब जुड़ा हुआ था? उसने धीरे से पूछा। मालिनी ने कहा, जब भीतर का संतुलन बिगड़ता है, तो बाहर की दुनिया संकेत देती है। कुछ सप्ताह बाद संशोधित प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई। इस बार मंच पर सिर्फ राजनेता और उद्योगपति नहीं थे, अनाथालय के बच्चे भी थे। सिस्टर अंजलि ने बच्चों के साथ मिलकर प्रार्थना की। विक्रम ने मंच से कहा, विकास केवल इमारतों से नहीं होता, विकास उस निर्णय से होता है जिसमें हम कमजोरों की जगह छीनने के बजाय उनके लिए जगह बनाते हैं। भीड़ में तालियां बजीं, लेकिन उसके भीतर जो शांति थी, वो किसी तालियों से बड़ी थी। शनिवार की शाम, विक्रम फिर उसी पुराने मंदिर पहुंचा। इस बार उसके कदमों में घमंड नहीं, विनम्रता थी। उसने दीपक में तेल डाला। कुछ क्षण चुप खड़ा रहा। मैंने देर की, लेकिन समझ गया, उसने मन ही मन कहा। तभी मंदिर के बाहर वही काले वस्त्रधारी वृद्ध प्रकट हुए। इस बार विक्रम ने उन्हें स्पष्ट देखा। उनकी आंखों में गहराई थी,
जैसे समय स्वयं देख रहा हो। वृद्ध बोले, संतुलन स्थापित हो चुका है। विक्रम ने सिर झुका दिया। क्या ये दंड था? नहीं, वृद्ध ने शांत स्वर में कहा, ये अवसर था। और अगर मैं नहीं समझता तो छाया और गहरी होती। कुछ क्षण के लिए मंदिर के भीतर घंटी स्वयं बज उठी। हवा में हल्की सरसों के तेल की सुगंध फैल गई। विक्रम ने आंखें झुका ली। जब उसने फिर ऊपर देखा, वृद्ध वहां नहीं थे। लेकिन इस बार उसे उन्हें ढूंढने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो समझ चुका था। समय बीता। अनाथालय अब नए रूप में खड़ा था, सुरक्षित, सुसज्जित। बच्चे पढ़ रहे थे, खेल रहे थे। कॉम्प्लेक्स भी बना, लेकिन उसके बीचों बीच वो पुरानी इमारत संरक्षित रही, जैसे याद दिलाने के लिए कि लाभ और धर्म साथ चल सकते हैं यदि मन संतुलित हो। विक्रम प्रताप सिंह बदल चुका था। अब वो निर्णय लेने से पहले एक क्षण रुकता। वो जान चुका था, शक्ति स्थायी नहीं, कर्म स्थायी है। शनिवार की हर शाम वो दीपक स्वयं जलाता और हर बार उसे वही अनुभूति होती कि छाया अब भय नहीं, संरक्षण है। शनिवार भय का दिन नहीं है, संतुलन का दिन है। शनि दंड देने नहीं आते, अवसर देने आते हैं। लेकिन यदि अवसर को अहंकार से ठुकराया जाए तो छाया गहरी हो जाती है, और यदि समझ लिया जाए तो वही छाया आशीर्वाद बन जाती है। जय शनिदेव। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो, अगर आपको भी लगता है कि न्याय देर से आता है पर आता जरूर है, तो इस शनिवार एक दीपक अपने कर्मों के लिए भी जलाइए। और अगर आप ऐसी ही भावपूर्ण, सच्ची और आत्मा को छू लेने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिख रहे बेल घंटी को जरूर दबाइए, ताकि हर शनिवार शनि की एक नई सीख आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका एक क्लिक हमारे लिए प्रेरणा है। जय शनिदेव।